Assalamu alaikum. So, in today's class, we will cover policies to deal with issue of deflation. ठीक है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे पॉलिसीज टू डील विथ इशू ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है। आज हम लोग करेंगे डिफ्लेशन की पॉलिसीज। तो मुझे ज़रा एक बात पहले ये बता दो कि सर ये डिफ्लेशन आती क्यों है। देखो, याद रखना, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का कम होना। ठीक है। और जैसे इन्फ्लेशन के आने के पीछे दो रीजंस थे। सर, इन्फ्लेशन के आने के पीछे दो रीजन थे, एडी का बढ़ना, एएस का कम होना। एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को अपन कहते थे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने को अपन कहते थे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है ना। तो वैसे ही डीफ्लेशन के आने के पीछे भी दो रीजन है। वैसे ही डीफ्लेशन के आने के पीछे भी दो रीजन है। जो पहला रीजन है उसका नाम है एग्रीगेटेड डिमांड का कम होना, और जो दूसरा रीजन है उसका नाम है एग्रीगेटेड सप्लाई का बढ़ना। ठीक है। तो अब अगर हमें इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अब अगर हमें इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जो हमारा टारगेट है ना, हमारा टारगेट क्या होगा सर? हमारा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड जो कम हुई हुई है उस एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। सर, हमारा टारगेट क्या होगा? सर, हमारा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। और एग्रीगेटेड डिमांड को जो पॉलिसी टारगेट करती है उस पॉलिसी का नाम होता है डिमांड साइड पॉलिसी। सही कह रहा हूँ सर? वो पॉलिसी जो एग्रीगेटेड डिमांड को टारगेट करती है उस पॉलिसी का नाम है डिमांड साइड पॉलिसी। और अगर आपको याद हो तो आपको ये बात बताई है कि सर डिमांड साइड पॉलिसी में दो पॉलिसी होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, और जो दूसरी पॉलिसी होती है उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो सर आपको मैंने क्या बताया? सर मैंने आपको ये बताया कि सर डीफ्लेशन का मतलब है सस्ताई, प्राइसेस का कम होना। और सर डीफ्लेशन के आने के पीछे दो वजह है, एडी का कम होना और एएस का बढ़ना। तो हमारा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, ताकि हम डीफ्लेशन के मसले को हल करें। तो सर अगर मुझे एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना है तो एग्रीगेटेड डिमांड को जो पॉलिसी टारगेट करती है उसका नाम है डिमांड साइड पॉलिसी। और सर डिमांड साइड पॉलिसी में दो पॉलिसी हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या इधर सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं है? तो अगर आपको ये बात याद हो, हमने जो वेडनेसडे को लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि सप्लाई साइड पॉलिसी का टारगेट होता है एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना। और डीफ्लेशन तो ऑलरेडी एग्रीगेटेड सप्लाई के बढ़ने से आई है ना, तो इसलिए देर इज नो सप्लाई साइड पॉलिसी। तो सर आपके कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए दो पॉलिसी हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। डीफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए देर इज ओनली डिमांड साइड पॉलिसी, देर इज नो सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे फिस्कल और मॉनेटरी तो यूज करनी है, लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करनी है या एक्सपेंशनरी यूज करनी है? क्या मुझे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करनी है, या फिर मुझे एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी है? तो मैंने आपको बोला भी है कि ये आप टारगेट देख के डिसाइड करोगे। तो सर हमारा टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, क्योंकि जो डीफ्लेशन है वो आई है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से। तो सर हमारा टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। करेक्ट? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहली पॉलिसी पढ़ रहे हैं, उसका नाम है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है सर? हम लोग जो आज पॉलिसी पढ़ रहे हैं उस पॉलिसी का नाम है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का क्या टारगेट होगा, बेटा हम लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर रहे हैं क्योंकि इस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। सवाल, सर हमारा टारगेट एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना क्यों है? क्योंकि डीफ्लेशन आई है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से। सर फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। कितनी टूल्स हैं सर? सर फिस्कल पॉलिसी हैज़ टू टूल्स। वो दो टूल्स कौन कौन सी होती हैं? सर फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स होती हैं, एक होती है टैक्सेशन
और सर जो दूसरी टूल होती है उसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर फिस्कल पॉलिसी हैज़ टू टूल्स, वन इज टैक्सेशन एंड द अदर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब आप खुद सोच के बताओ, हमारा टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, तो मैं ऐसा टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या करूँ कि मेरी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाए। तो आपने बोला सर आप टैक्स को कम कर दें और आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए जिसका नाम है बजट। और आपको याद ही आना चाहिए कि सर बजट दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। याद आई बात? सर बजट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और अभी हम सबको दिख रहा है कि हमारे बजट पे क्या इम्पैक्ट है। सर आपका जो बजट है वो सरप्लस के अंदर गया है या डेफिसिट? सर मेरा बजट डेफिसिट में चला गया। क्यों? मेरा बजट डेफिसिट में जैनब इसलिए चला गया है क्योंकि मेरा टैक्स कम हो रहा है, तो इससे मेरा टैक्स रेवेन्यू कम होगा और मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हानियां ज्यादा है। तो सर मेरे बजट पे क्या इम्पैक्ट है? सर मेरा बजट डेफिसिट में जा चुका है बिकॉज माय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स माय टैक्स रेवेन्यू, राइट? तो सर आपने मुझे बोला फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स है, टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम टैक्स को कम करेंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे। फिर हमने ये बात पढ़ी है कि सर टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स। और आपको ये बात पढ़ाई गई है कि सर इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो सैलरी पे लगता है और सर कॉरपोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स अगर बढ़ता है तो इससे डिस्पोजेबल इनकम पे क्या इफेक्ट होगा? तो आपने मुझे बोला सर अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। और सर आपको याद होनी चाहिए ये बात कि इनकम जो है वो इंसान की परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो सर जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो इससे कंजम्पशन कम होगी। और जब कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड भी कम होगी। अब मेरी बात गौर से सुनना। आपने नोटिस भी नहीं करा, मैंने पूरा उल्टा बोल दिया। करा आपने नोटिस? नहीं, ये मैंने जान के करा था, क्योंकि आप भी पेपर में गलती कर सकते हैं। सर इनकम टैक्स कम हो रहा है, तो भाई जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। अब जवाब देना ज़रा। सर जब कॉरपोरेशन टैक्स कम होगा तो इससे रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, सही कह रहा हूँ? सर जब कॉरपोरेशन टैक्स कम होगा तो इससे रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और जब रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और जब री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा जिससे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ भाई? तो आपने मुझे बोला सर जब कॉरपोरेशन टैक्स कम होगा तो रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जब रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। आप सबको पता है मैं नेक्स्ट बात क्या करूँगा। सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इससे प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो इससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? तो आपने मुझे बोला सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। अब काम की पहली बात, सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो आपने मुझे बोला सर जब कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सर कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा और जब आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्या बोला सर? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। एक काम की बात जो आप लोग भूल रहे हैं, मैं नहीं भूला हूँ, आपको करनी चाहिए। वो क्या बात है सर? जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इससे दो चीज़ें होती हैं, याद है आपको? सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो बेटा याद रखना इससे दो चीज़ें होंगी, एक होगी शॉर्ट रन के अंदर और दूसरी होगी लॉन्ग रन के अंदर। तो आपको याद है सर, जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो नंबर वन शॉर्ट रन के अंदर एक इफेक्ट क्रिएट होगा और उस इफेक्ट का नाम है मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट? सर मल्टीप्लायर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तीन चीज़ें बढ़ेगी, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और आपको क्या बताया कि सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में एक इन्फ्लेशन आएगी और उस इन्फ्लेशन का नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन, जहां पर प्राइस थोड़े से बढ़ती है और रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ती है। क्या बोला सर?
सर माइल्ड इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जिसमें प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ेगी। और मुझे ये बता दो, लॉन्ग रन में कौन सी इन्फ्लेशन होगी? सर शॉर्ट रन में तो माइल्ड होगी। लॉन्ग रन में कौन सी इन्फ्लेशन होगी? सर लॉन्ग रन में जो इन्फ्लेशन होती है वो कौन सी इन्फ्लेशन होती है सर? वो होती है हाइपर इन्फ्लेशन। और आपको याद है हाइपर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन का स्टेज है जिसमें सिर्फ प्राइस बढ़ती है और आपकी इनकम कांस्टेंट होती है। और अगर आपको पुराना लेक्चर याद करा दूं तो ऐसा कब होगा? जब आपका एक्चुअल जाकर पोटेंशियल पे टकराएगा। ठीक है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि वो रोड ज़्यादा बनाएंगे। जब वो रोड ज़्यादा बनाएंगे तो इससे जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी। जब जॉब ज़्यादा क्रिएट होगी तो इससे इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी। जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी और बाद में जाकर वही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इससे रोड ज़्यादा बनेंगे। जब जो रोड ज़्यादा बनेंगे तो जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी। जॉब्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इससे बाद में जाकर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। करेक्ट? तो आपने मुझे क्या बोला सर? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स हैं, एक है टैक्स, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर हम टैक्स को कम करेंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे, राइट? अब मुझे ज़रा जल्दी से प्लीज़ मेंशन करना शुरू करें, गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सर गवर्नमेंट के 5 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। सर गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सर गवर्नमेंट के 5 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सर पहले ऑब्जेक्टिव का नाम है महंगाई को कंट्रोल करना, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी, जिसके लिए अपन ये पॉलिसी लगा रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को कंट्रोल करना। दूसरा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि मुल्क में गुर्बत ना हो, मतलब एवरीवन इज फुली एम्प्लॉयड, कोई जॉबलेस ना हो, मतलब दूसरा ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। और अब्दुल्ला गवर्नमेंट का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? गवर्नमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर हो। सर गवर्नमेंट का जो चौथा ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, करेक्ट? सर गवर्नमेंट का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और जो गवर्नमेंट का पांचवा ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है बीओपी स्टेबिलिटी। लेकिन इन पांच में से गवर्नमेंट के जो फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन है, वो यही तीन है। कौन कौन से? प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप मुझे खुद देख के बताओ कि इन पांचों में से, इन तीन में से आपको कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव होते हुए दिख रहे हैं? तो आपने बोला सर हम लोगों ने ये फिस्कल पॉलिसी डीफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए लगाई है। सही है, तो डीफ्लेशन तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक मसला हो गया। सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही थी ना तो लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन आ रही थी, इसका मतलब है प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव नहीं हुई। हाँ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो गई। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ कि सर पहला ऑब्जेक्टिव जो मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। और सर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। और सर जो मुझे तीसरा ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी, राइट? तो सर एक ऑब्जेक्टिव जो मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट, और एक ऑब्जेक्टिव जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। डू यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको एक बात इन्फ्लेशन की पॉलिसीज करते हुए भी सिखाई थी कि सर अभी हम लोग कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं? सर राइट नाउ द पॉलिसी विच वी आर स्टडीइंग इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। और आपको ये बात बताई है कि फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी, एंड यू गाइज शुड नो एट दिस पॉइंट दैट डिमांड साइड पॉलिसी इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, राइट? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सर जो पॉलिसी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी एक डिमांड साइड पॉलिसी का पार्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि डिमांड साइड पॉलिसी इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, राइट? अब हमें डायग्राम बनानी है, और अब हम लोग जो डायग्राम है वो कौन सी बनाएंगे? एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली। और हम लोग नॉर्मल वाली नहीं बनाएंगे, हम लोग एएस के अंदर है, हम लोग एलआरएएस वाली बनाएंगे, सही है, जिसमें हम तीनों इन्फ्लेशन के स्टेजेस कवर कर रहे होंगे।
जिसको आती है वो एक बार फिर सीख लेगा, जिसको नहीं आती वो एक बार फिर सीख सकता है, फिर एक बार जिंदगी ने मौका दिया है। तो आप देखो, सबसे पहला काम दो एक्सिस बनाना, बहुत इजी डायग्राम है, जस्ट 2 स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो। सबसे पहला काम एक्सिस की लेबलिंग, कचरा काम है। ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, और सर नीचे आ जाएगा रियल इनकम। मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो भेजी है कि हमने एल कैसे फॉर्म करा है, एक बार फिर से भी भेज दूंगा। सर एल 4 कर्व को मिला के बनाए। शुरू में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, बाद में इलास्टिक होती है, उसके बाद इन इलास्टिक होती है, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। यही पढ़ा है हमने। तो LRAS लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई इज मेड अप ऑफ 4 सप्लाई कर्व, याद है। शुरू में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, उसके बाद इलास्टिक, उसके बाद इन इलास्टिक, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक। इसलिए शुरू में हॉरिजॉन्टल कर्व, देन फ्लैटर, देन स्टीप एंड देन वर्टिकल कर्व, राइट। तो ये 4 कर्व को जब मैंने जोड़ा तो एक मेरे पास कर्व बन गया, उसका नाम है LRAS, सही है। अब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। ये देखो भाई, ये एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ राइटवर्ड शिफ्ट करा, ठीक है। जहां जहां इक्विलिब्रियम बन रहा है वहां वहां से प्राइस इनकम निकालते जाओ। ये इक्विलिब्रियम है, ये आ गई इनकम, ये सारी इनकम निकाल ली मैंने। और आप देखो ये सारी की सारी प्राइसेस निकाल लो, चेक करो। ये सारी प्राइस आ गई, चेक करो। ये सारी प्राइस आ गई। अब मैं लेबलिंग कर देता हूँ, चेक करो इधर मैं लेबलिंग कर रहा हूँ। एग्रीगेटेड डिमांड 1, एग्रीगेटेड डिमांड 2, एग्रीगेटेड डिमांड 3, एग्रीगेटेड डिमांड 4, एग्रीगेटेड डिमांड 5, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5। ये प्राइस P1, ये P2, ये P3, ये P4 और ये P5। ये इनकम Y1, ये Y2, ये Y3 और ये Y4, राइट। अब ज़रा बता दो भाई, शुरू में कौन सी इन्फ्लेशन आती है। सर शुरू में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, प्राइस थोड़े से बढ़ती है, इनकम ज़्यादा से बढ़ती है। उसके बाद आती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइस ज़्यादा से बढ़ती है और इनकम थोड़े से बढ़ती है। उसके बाद मुल्क के अंदर आती है कौन सी इन्फ्लेशन, उसके बाद मुल्क में आती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, आपकी इनकम कांस्टेंट होगी, राइट। ओके, नाउ प्लीज डू मी अ फेवर, रीड दीज पैराग्राफ्स फॉर मी। मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, शुड आई गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉलिसी टू डील विद इशू ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सर जो इन्फ्लेशन को सॉल्व करने की सेकंड पॉलिसी है
इसका नाम है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या टारगेट होगा, देखो याद रखना। इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, ठीक है। सवाल, सर इसका टारगेट एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना क्यों है? क्योंकि जो डीफ्लेशन है वो आई है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से, ठीक है। अब आप याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं। जैसे फिस्कल में दो टूल्स थी ना, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में भी दो टूल्स हैं, ठीक है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी में पहली टूल है उसका नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। सर जो मॉनेटरी पॉलिसी में पहली टूल है उसका नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। और जो मॉनेटरी पॉलिसी में दूसरी टूल है उसका नाम है एक्सचेंज रेट, करेक्ट। सर मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं। पहली टूल का नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, दूसरी टूल का नाम है एक्सचेंज रेट। और हम सबको ये बात याद है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशन है और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि मैं ऐसा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करा जाए कि एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाए, क्या करें यार। सर ऐसा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करें कि एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाए? तो आपने मुझे बोला सर इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जब मैं मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इससे क्या होगा? तो आपने मुझे बोला सर जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसका दो लोगों पर इम्पैक्ट होगा। वो दो लोग कौन है सर? एक होगा सेवर और एक होगा बोरोवर। सवाल, सर अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एज अ सेवर आप क्या करोगे, एज अ बोरोवर आप क्या करोगे? तो आपने बोला सर अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेफ कम करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो चुका है, सही है। तो भाई जब वो सेफ कम करेगा तो वो स्पेंड ज़्यादा करेगा, जब वो स्पेंड ज़्यादा करेगा तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात, अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। सर जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेफ कम करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम है तो वो स्पेंड ज़्यादा करेगा जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। सवाल, सर बोरोवर क्या करेगा? तो आपने बोला सर जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोवर बोरो ज़्यादा करेगा। क्यों बोरो ज़्यादा करेगा भाई वो? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम है। तो आपने मुझे क्या बोला? आपने मुझे बोला कि सर जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोवर बोरो ज़्यादा करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम है। तो भाई जब वो बोरो ज़्यादा करेगा तो वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा। तो इससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जिससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा जिससे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, सही है। और हम सबको ये बात पता है कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, हम सबको ये बात पता है। तो आपने मुझे बोला सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो इससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो मुल्क में क्या कम हो जाएगी सर? मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, करेक्ट। तो आपने बोला सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब आता हूँ अगली बात पर। सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, सही है। एक काम की बात जो मैं भूल रहा हूँ, मैं फिर से अब वो मेंशन करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। आपके साथ की ज़रूरत है। अब मैं उतनी डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बात आपको बता चुका हूँ। सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इसका दो चीज़ें होंगी इससे। एक होगी शॉर्ट रन के अंदर और एक होगी लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। तो सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो एक तो शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है सर? तीन चीज़ें बढ़ेगी, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन के अंदर होगी कौन सी इन्फ्लेशन? माइल्ड इन्फ्लेशन। सवाल, सर व्हाट इज़ माइल्ड इन्फ्लेशन? बता ही देता हूँ। प्राइस थोड़े से बढ़ती है और रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ती है, करेक्ट। तो आपने बोला सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में माइल्ड इन्फ्लेशन होगी और लॉन्ग रन में कौन सी इन्फ्लेशन होगी सर? सर लॉन्ग रन के अंदर होगी हाइपर इन्फ्लेशन, सही कह रहा हूँ।
सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में माइल्ड इन्फ्लेशन है और लॉन्ग रन के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन है। सर हाइपर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का वो स्टेज है जिसमें सिर्फ प्राइस बढ़ती है, रियल इनकम कांस्टेंट होती है। ऐसा कब होता है? जब एक्चुअल जाकर पोटेंशियल को टकराएगा। ठीक है, जरा जल्दी से याद दिला दें प्लीज, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन था? इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशनशिप था? सर इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप था। तो आप देखो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इसका एक्सचेंज रेट पर क्या इम्पैक्ट होगा? सर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है। तो सर जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इससे एक्सचेंज रेट भी कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है, राइट? सर एक्सचेंज रेट कम हुआ है, इसका मतलब है कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, राइट? और सर जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो बायर वाले गोरे को और उसकी गोरी को, दोनों को हमारा एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा। तो वो एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड बढ़ा देगा, साथ साथ एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। सर वो हमारे गुड की डिमांड बढ़ा रहा है, इसका मतलब है सर हमारे गुड की कंजम्पशन बढ़ गई है। और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो वही एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी और बाद में जाकर क्या कम हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। सही कह रहा हूँ? जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो गोरे को मेरा माल सस्ता लग रहा है, मुझे गोरे का माल यानी कि इम्पोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो मैं इम्पोर्टेड गुड की डिमांड कम कर दूंगा और साथ साथ इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। तो ज़रा मुझे एक बात बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट है? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा। सवाल, सर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में क्यों जाएगा? क्योंकि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम है, करेक्ट? सर बीओटी किस में चला गया? सर बीओटी सरप्लस में चला गया, क्योंकि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट का खर्चा कम है। सर दो डायग्राम बन सकती है। सर दो डायग्राम बन सकती है, एक एडी के बढ़ने वाली और एक मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट वाली, राइट? ओके, अब हम लोग दो डायग्राम बना सकते हैं, एक एडी के बढ़ने वाली और एक मनी सप्लाई वाली। एडी के बढ़ने वाली हमने पीछे भी बनाई थी, तो मैं मनी सप्लाई की डायग्राम ही आपको सिखाऊंगा। लेकिन उस डायग्राम पे जाने से पहले एक और बात ज़रा कर लेते हैं फटाफट से। गवर्नमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? पांच। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड बीओपी स्टेबिलिटी। सर कौन सा ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है? सर जो ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? वो एक मुझे जो दिख रहा है उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया। और सर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव जो अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा जो अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। और सर जो तीसरा ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है उसका नाम क्या है? उसका उस जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, सॉरी, उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो लॉन्ग रन में जाकर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, करेक्ट? तो ज़रा आप देखो इधर, हम अभी कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग विच पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। और आपको ये बात मैंने पिछली कुछ क्लासेस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे मॉनेटरी हो चाहे फिस्कल हो, वेदर इट्स फिस्कल वेदर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, दे बोथ आर अ पार्ट ऑफ विच पॉलिसी? डिमांड साइड पॉलिसी, राइट? क्या बताया आपको सर? वेदर इट्स फिस्कल पॉलिसी और इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, दे बोथ आर अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी। एंड सर डिमांड साइड पॉलिसी इज अ conflicting policy. Why? Because whenever it will try to achieve one objective, it will always conflict with the other objective. So in this case, it's achieving full employment and economic growth, but it's conflicting with price stability. सर हमें ये लाइन 12 मार्क की कंक्लूजन में काम आएगी। ठीक है, अब हम दो डायग्राम बना सकते हैं, एडीए के बढ़ने वाली वो ऑलरेडी अभी सीखी हमने, और एक हम बना सकते हैं मनी सप्लाई वाली, वो सीख के वाइंड अप कर देते हैं। सबसे पहला काम, हम लोग बनाएंगे दो एक्सेस। सर ऊपर आ जाएगा व्हाट? ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और सर नीचे आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, ऊपर आ गया इंटरेस्ट रेट, नीचे आ गई क्वांटिटी ऑफ मनी।
सर हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, हर सप्लाई कर्व अपवर्ड है, लेकिन 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 मनी सप्लाई का कर्व क्या है? सर मनी सप्लाई का कर्व है वर्टिकल, याद है आपको? तो अब आप चेक करो, ये हो गया मनी डिमांड, ये हो गया मनी सप्लाई। सर ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम हो गया। ये आ गया इंटरेस्ट रेट, और सर ये आ गई नीचे क्वांटिटी ऑफ मनी। अब बताओ सर, मनी सप्लाई बढ़ रही है, किधर शिफ्ट होगा? राइट वर्ड्स, तो इधर लिखूं? सर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी सप्लाई का कर्व मारेगा राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। जहाँ पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम। वहाँ से लेफ्ट पर आ जाएगा न्यू इंटरेस्ट रेट। चेक करो, ये आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट। और सर ये आ गई न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। चेक करो भाई, मनी सप्लाई बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मनी की क्वांटिटी बढ़ गई। और इस तरीके से हमने क्या अचीव कर लिया? न्यू इक्विलिब्रियम। सेट है? ओके है गाइस? राइट, क्लियर? ओके जी, थैंक यू, जजाकल्ला खैर।